हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ई गवर्नेंस क्लास। फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मेजर चैलेंजेस इन इंडिया रिगार्डिंग ई गवर्नेंस। अब ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस ड्यूरिंग ई गवर्नेंस ऑपरेटिंग या डीलिंग जो हमें फेस करने पड़ते हैं। द वेरियस बैरियर्स कैन बी वी कैन सी। फर्स्ट वन इज पॉवर्टी। असेसिंग इंटरनेट इज अ कॉस्टली अफेयर for the poor who struggle for their livelihood in developing countries like India. Required infrastructure in the form of installing the necessary telephone lines needed for internet or email access is equally affordable in the most poor countries. अब देखिए, ई गवर्नेंस तो लॉन्च हो गया। अब लेकिन इसके लिए हमें टेक्निकल चीजें चाहिए, हेल्पिंग टूल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन की ना बात करें तो एटलीस्ट आपको इतनी स्किल्स चाहिए कि आप सिस्टम को ऑपरेट कर सकें। अगर आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप, कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए टू डील विद ई गवर्नेंस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे सबसे पहला चैलेंज क्या है? पॉवर्टी। अब जहाँ पे गांव है, लोग पढ़े लिखे कम हैं, क्या वो इन चीजों को कर पा रहे हैं? नहीं। फर्स्ट ड्रॉबैक। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या? सारे ड्रॉबैक इलिटरेसी से। सेकंड, language dominance. The dominance of English on the internet constrains the access of non-English speaking population. In case of India, huge percentage of population does not speak English. Due to such overwhelming dominance of English over these communication channels, computers and internet are quite useless in Indian villages. तो लैंग्वेज की भी बात करें, ये बिल्कुल पहले पॉइंट से रिलेट करता है कि जहाँ पे उन विलेज पर्सन्स के पास या उन पुअर पीपल के पास अगर स्किल्स ही नहीं है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो अगर वो नेट असेस करेंगे, मान लीजिए अगर उनको स्किल्स दे दी, उनको स्मार्टफोन्स चलाने आ गए, या उनको हमने जितना पढ़ाया सिर्फ एक टेबल पढ़ा दिया कि ये 4 स्टेप्स करने हैं, तो उनको पोर्टल खोलना आ गया, उनके ऊपर उनको सर्फिंग करना आ गया, ठीक है। लेकिन जब वो पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं, वहां तक हमने उनको पहुंचा दिया, तो उस होम पेज को पढ़ना, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने स्कीम्स बताती है, या जब आप उसको अप्लाई करने लगते हैं, कुछ चीजें तो आपको अपने दिमाग से करनी पड़ती हैं। अब वो सारा पोर्टल हिंदी में तो होता नहीं है। अब मोस्टली जो लोग हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते इंडिया के, और ई गवर्नेंस को 100% एफिशिएंसी के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा पुअर पीपल है वो फिर यहाँ पे लैग कर जाते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं वो डिजाइन ही सारी इंग्लिश में है, उनको आपको असेस करना है तो सारा इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो हिंदी में ये सब नहीं होता है, तो वहां पे जाके वो चैलेंज फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को रिगार्डिंग ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड इज अनअवेयरनेस। दिस इज जनरल लैक ऑफ अनअवेयरनेस रिगार्डिंग ई गवर्नेंस। मेरे पास ये पॉइंट कट रहा है, बट फिर भी हम इसको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से कर सकते हैं। अनअवेयरनेस को आप देखें, अगर जिस चीज के बारे में आप अवेयर ही नहीं होंगे तो क्या आप उसको कर सकते हैं? नो। आपको सिंपली बता दिया कि ये पोर्टल है, यहाँ पे आपको लॉग इन करना है बस। अब जैसे मान लीजिए आपको नेट बैंकिंग दे दी, ई गवर्नेंस के ऊपर चलो मैं नहीं आती, आपको आपका बैंक में अकाउंट है, आपको नेट बैंकिंग के लिए सिर्फ आईडी और पासवर्ड दे दिया। आपको जब पता ही नहीं नेट बैंकिंग होती क्या है, आप उस चीज के लिए अवेयर ही नहीं है, तो आप क्या उसमें लॉग इन पासवर्ड क्या डालेंगे? आप टूल आपके पास आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है, आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सब कुछ है, ठीक है। यूज करने के लिए आपके पास सारे हेल्पिंग टूल्स है, बट किस चीज की कमी है? अवेयरनेस की। आपको पता ही नहीं है होती क्या है, वहां पे भी आप लैग कर जाएंगे। अब इससे पहले वाले पॉइंट में क्या था कि आपके पास स्किल्स की कमी थी या लैंग्वेज की कमी थी। अगर वो सारी कमियां आपकी पूरी हो जाती हैं तो फिर कहाँ पे लैग करते हैं? उन रिसोर्सेज के ऊपर, उन टेक्निकल इश्यूज के ऊपर। अब अगर वो सारे अवेलेबल हो तो अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये मेजर चैलेंज फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो सिर्फ ई गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिकली डीलिंग ही ना सही, जो बाकी भी चीजें हैं अगर आप असेस करें तो बी अवेयर अबाउट दैट। बिकॉज इसमें जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल साइमल्टेनियसली चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पता है कि ऐसे ऐसे काम होता है तो दैट्स सफिशिएंट। आपको
जब वहां पे लॉगिन करना होता है या अप्लाई करना होता है, उससे पहले आपको उसकी थ्योरी समझनी है, और बिना थ्योरी समझे आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे वो भी गलत है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं इसमें। ई गवर्नेंस में नेक्स्ट आता है मेजर चैलेंजेस इन इंडिया, और क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर, lack of necessary infrastructure like electricity, internet, technology and ways of communication will affect the speed which delays the implementation. अब इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं, या मैं जिनको रूरल एरियाज की बात करूं, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे भी जो हमारे सीएससी सेंटर्स हैं वो लैक कर जाते हैं इन ई गवर्नेंस की सारी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कम्स विद स्टाफिंग एंड स्किल्स, covers the number of staff involved with the e-government system and competencies of those staff and other users. अब अगर मान लीजिए आपने कोई सीएससी सेंटर खोल दिया, अगर हम रूरल एरिया की भी बात करें तो वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है। अब ऐसा तो नहीं ना कि जो अगर मान लो वो इलिटरेट हैं, उनमें स्किल्स नहीं है, तो आप उनको स्मार्टफोन पकड़ा दो या लैपटॉप पकड़ा दो, क्या वो असेस कर पाएंगे? नो। तो अगर उन एरियाज में हमने क्या किया, सीएससी सेंटर खोल दिए। अगर मान लो सीएससी सेंटर आपने खोल दिए, ठीक है, तो वहां पे आपके पास अगर हम टूल्स की बात करें, यू हैव लैपटॉप, यू हैव इंटरनेट, अगर उस मशीन को रख के आप क्या करोगे जब उसको असेस करने वाला कोई पर्सन ही नहीं होगा? तो स्टाफिंग एंड स्किल्स में क्या पॉइंट कवर होता है, इफ यू आर हैविंग दैट टेक्निकल टूल्स, तो उनको असेस करने के लिए आपको स्टाफ भी तो अपॉइंट करना है। क्या एक पर्सन नेसेसरी है? मान लो आपने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया, ठीक है, तो वो उस चीज को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अगर वहां पे उस गांव में या उस रूरल एरिया में अगर इलिटरेट पर्सन की लाइन लग जाती है, वो भीड़ हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आपको उस वर्किंग लोड के अकॉर्डिंग वहां पे स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा, लेकिन कौन से स्टाफ को रिक्रूट करोगे? जिनको उस चीज की नॉलेज हो। Recognition of applications, recognition of e-governance facilitates by the citizens in another huge challenge. It is challenge to have all the citizens well aware of facilities offered by government and have them to trust in, so that citizens should be ready to accept these facilities. अब जितनी एप्लीकेशंस हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज लॉन्च की तो उसका एक ही पोर्टल होगा, बस एक जगह जाके आपने एक तरीके से ही सारा काम करना है। नो, आपको उन अलग अलग एप्लीकेशंस की, अब जैसे मान लो मुद्रा योजना है, आयुष्मान योजना है, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल की हैं, तो क्या वो सारी एक ही पोर्टल पे मिलेंगी? नहीं। क्या उनकी एप्स अगर आप मोबाइल से डाउनलोड करेंगे तो एक ही ऐप होगी? नो। हर एक स्कीम की एक अलग अलग अपनी अपनी ऐप होती है, जिनको पहचानना समझना डिटेल में जरूरी होता है। नेक्स्ट कम्स विद लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज, lack of communication between different departments of government may be its major cause. Therefore, the information that resides within one department has no or very little meaning to some other department of the government. Integrated services की जब हम बात करें, what does the integrated word refers to? That means unity. That means एक इकट्ठे होके काम करने की आपकी कैपेबिलिटी। आप जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं या फिर जो सीएससी सेंटर्स हैं, मान लो अगर वो ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज एक आम आदमी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जब तक उनकी आपस में इंटीग्रेटी नहीं होगी, इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो वहां पे भी उसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। तो इसमें यूनिटी होना जरूरी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अब देखिए, जो ओपोजिशंस हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और कोई भी पार्टी ले लें, अब जब तक उनकी इंटीग्रिटी नहीं होगी, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जनता। ऐसे ही ई गवर्नेंस में भी है। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है लेकिन उसको चलाने के लिए लोगों में इंटीग्रिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो आपको कैसे उसका एडवांटेज मिलेगा? ऐसे ही सरकार चलाने के लिए भी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें इंटीग्रिटी नहीं होगी ना, तो उसका खामियाजा हम लोग ही भुगतते हैं। Integrity is necessary everywhere, whether it is your friend circle, whether it is your family, whether it is your society, whether it is your country.
integrity is required everywhere because individual you can't do anything. Next comes with cost. In developing countries like India, cost is one of the most important obstacle in the path of implementation of e-governance, where major part of population is living below poverty line. मेजर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. हमारे इंडिया की जो एक बहुत बड़ा पार्ट है पॉपुलेशन का, वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है. A huge amount of money is involved in implementation, operational and evolutionary maintenance tasks. These costs must be low enough so that to guarantee a good cost benefit ratio. अब जितना भी हमारा ई गवर्नेंस में मेजर पार्ट है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है. अगर हम कहें कि इंटरनेट कनेक्शन की बात है या सीएससी सेंटर्स की बात है, अगर उनको सिटी में इम्प्लीमेंट करना हो, जहाँ पे अर्बन एरियाज जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे सीएससी सेंटर्स बनाने इजी रहेंगे, डेफिनेटली इजी रहते हैं. लेकिन अगर आपको ये सारा सेटअप एक गांव में लगाना पड़े जहाँ पे लोग पढ़े लिखे है ही नहीं, तो आपको खर्चा ज्यादा आएगा, तो कॉस्ट वहां पे ज्यादा पड़ती है. अब ई गवर्नेंस में ना जितनी मर्जी आप इसके मेजर चैलेंजेस डिस्कस कर लो, इसकी प्लस माइनस डिस्कस कर लो, सारी बात घूम फिर के कहाँ आएगी? लिटरेसी रेट पे. जितना लिटरेसी रेट ज्यादा रहेगा उतनी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स अप्लाई करेगी, ये जो कुछ भी हमारी सर्विसेज होती हैं यूज करने के लिए, वो तभी हो पाती हैं. द बेस इज लिटरेसी. And the last one, privacy and security. A critical obstacle in implementation e-governance is the privacy and security of individuals' personal data that he or she provides to obtain government services. With the implementation of e-government projects, some effective measures must be taken to protect the sensitive personal information to the people. अब इसमें क्या है, देखो एक आधार होता है या कोई भी आपका आईडी लगा लो, फोन नंबर से कनेक्ट होता है. अब गवर्नमेंट की कोई भी साइट को असेस करो, सारी चीजें आपकी एक ही चीज से कनेक्ट होंगी, या तो आपका फोन नंबर या आपका आधार. तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी में भी ये चीज बाधा डालती है, ऑब्स्टेकल डालती है. फिर आते हैं हमारे पास सजेशंस टू ओवरकम चैलेंजेस. अब देखो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, सजेशंस में सबसे पहला पॉइंट ही कौन सा आया निकल के? इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी रेट. सारी चीजों की जड़ी हमारी क्या है? लिटरेसी रेट. तो सजेशंस में सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी रेट. फिर है आईसीटी ग्रोथ. फिर है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. द नीड टू हैव यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स. द नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. ये अपने आप में नहीं है. नेक्स्ट इज नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट ई गवर्नेंस. तो जितने भी ई गवर्नेंस को अप्लाई करने में हमारे पास चैलेंजेस आ रहे थे, ये 6 तरीके हैं जहां से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं. आईसीटी ग्रोथ में आपका इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है और कम्युनिकेशन का पार्ट है वो बढ़ेगा, और लिटरेसी में लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगी जब ऊपर वाले 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे. फिर है नीड टू हैव यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स. तो इसी तरह से जब आप वेबसाइट्स उस तरह की बनाएं, उस तरह की हो जहाँ पे आप बहुत अच्छे से उनको असेस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपको 4 बंदे नहीं चाहिए वहाँ का डाटा समझाने के लिए, तो बहुत ईजीएस्ट होनी चाहिए. उसके बाद है नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. ये तो सरकार ही बताएगी. नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, ये मैं बता सकती हूँ, अमंग पब्लिक अबाउट ई गवर्नेंस. तो ई गवर्नेंस के बारे में आपकी अवेयरनेस होनी जरूरी है. ओके स्टूडेंट्स, ई गवर्नेंस का हमारा लास्ट टॉपिक आज खत्म होता है. नेक्स्ट मिलते हैं न्यू क्लास में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.